एक बूढ़ी औरत वृद्धाश्रम में बैठी बैठी कुछ सोच रही थी, क्योंकि उसके पोते ने उसे अपने गांव से लाकर शहर के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था, क्योंकि उसकी बीवी को उसकी दादी के साथ रहना पसंद नहीं था। अभय के माँ बाप नहीं थे। जब वह छोटा था तब ही उसके माँ और बाप की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी दादी और दादाजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अभय पढ़ लिख कर एक सरकारी जॉब करने लगा था। जब वह जॉब करता था तभी उसकी मुलाकात एक राखी नाम की लड़की से हुई। दोनों में बातें हुई। धीरे धीरे दोनों का आकर्षण बढ़ता गया और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अभय ने इस बारे में अपनी दादी को बताया तो दादी और उसके दादाजी इस रिश्ते से इनकार करते हैं, क्योंकि लड़की की माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। जब वह पढ़ने लायक हुई तो उसके पिताजी ने पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। तब से वह हॉस्टल में ही रही थी। अभय के दादा दादी को यह डर था कि कहीं लड़की उसके पोते को उनसे दूर न कर दे, क्योंकि वह आज तक परिवार में रही ही नहीं थी तो उसे परिवार का मतलब तो पता ही नहीं होगा। लेकिन अभय को यह मंजूर नहीं था और उसने राखी के साथ कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आया। लेकिन राखी को उसके दादा दादी के साथ रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। शहर में पली बड़ी होने के कारण राखी अभय के घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह अभय को लेकर शहर चली गई। अब उसके दादा दादी गांव में रहते थे। समय के साथ साथ वह बूढ़े होते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद अभय के दादा जी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद अभय को अपनी दादी रामकली जी को अपने साथ लाना पड़ा, क्योंकि नाते और रिश्तेदार यहाँ तक कि पास पड़ोस वाले गलत बातें बोलने लगे थे कि जिस पोते को पढ़ाने लिखाने के लिए जी जान लगा दी, आज वही पोता अपनी दादी को अकेला छोड़कर शहर में बस गया। लेकिन राखी अपनी दादी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मजबूरन अभय को अपनी दादी को लाकर शहर के एक वृद्ध आश्रम में रहने के लिए छोड़ना पड़ा। आज अभय कंपनी से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फ़ोन बजा। तो अभय ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप रामकली जी के पोते अभय बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अभय बोल रहा हूँ। मैं अपना घर वृद्ध आश्रम से बोल रहा हूँ। अभय तुरंत बोला, जी कहिए, क्या हुआ है? मेरी दादी तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं? अभय चिंता जताते हुए बोला। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी दादी जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बात कुछ ऐसी है कि हम अपने वृद्ध आश्रम की मरम्मत करवाने जा रहे हैं, इसलिए इसमें रह रहे बुजुर्गों को कुछ समय के लिए अपने घर में जाकर रहना होगा। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो 2 महीने के लिए अपनी दादी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्ध आश्रम की मरम्मत हो जाएगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही दादी को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर अभय ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही अभय कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी राखी रसोई से बाहर आई और बोली कि सोच में डूबे हैं, किसका फ़ोन था? तो अभय ने कहा, वृद्ध आश्रम से फ़ोन था। वह बता रहे थे कि वृद्ध आश्रम की मरम्मत होनी है, हमें दादी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? राखी चौंकते हुए बोली। तो और क्या करता राखी, अपनी दादी को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? अब एक और मुसीबत, राखी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। तो अभय बोला, राखी, जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया।
केवल तुम्हारे कारण ही मेरी दादी मेरे साथ नहीं रह पा रही हैं, और अब मेरी दादी का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर राखी गुस्से से बोली, अभय, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनके रहने की जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे के लीवर में प्रॉब्लम की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। ना जाने कब यह परेशानी दूर होगी। अब ऊपर से तुम्हारी दादी भी, कहते हुए राखी नाराज होती हुई चली गई। अगले दिन अभय सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर दादी को वृद्ध आश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में रामकली जी को वहाँ के कर्मचारी ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका पोता उन्हें लेने आ रहा है। यह सोचकर रामकली जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर इस बात से उदास भी हो गई कि उनका पोता अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि दादी को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। दुखी मन से रामकली जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति मोहनदास जी, उनके बेटा बहू और 2 साल का पोता जो कि दादाजी की गोदी में था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से देखने लगी और उनके कानों में उनके नन्हे अभय की किलकारियाँ गूंजने लगी। रामकली जी अपनी पुरानी दिनों में खो गई और उनके सामने अपने पोते की बचपन की यादें सामने आ गई। रामकली जी अपने पति मोहनदास जी के साथ गांव में रहा करती थी। मोहनदास जी गांव के सरपंच थे, जबकि रामकली जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। वह अपने घर में हंसी खुशी रह रहे थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस कि उनके बेटे बहू की मौत जवानी में ही हो गई थी। उन्होंने अपने पोते को लाड़ प्यार से बड़ा कर रही थी। अभय तो अपनी दादी के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर दादी सारा काम छोड़कर भागकर आई थी। अपने पोते को देखकर वह फूले नहीं समाती थी कि बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके दादाजी ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी मिल गई। वह अपने साथ काम करने वाली राखी को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। राखी तो एक मॉडर्न लड़की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब अभय ने अपनी पसंद की लड़की के बारे में अपने दादा दादी को बताया तो रामकली जी और मोहनदास जी ने इस शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि राखी को परिवार का मतलब ही नहीं पता था। लेकिन अभय नहीं माना और उसने कोर्ट मैरिज कर ली। मोहनदास जी और रामकली जी को पता चला। मोहनदास जी अपने पोते के खातिर इस रिश्ते को अपना लिया, लेकिन राखी ने शादी होते ही अभय से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। राखी की बातों से अभय हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार
शहर में रहने के लिए अभय को अपने दादा दादी को छोड़कर जाना ही पड़ा। गांव में रामकली जी और मोहनदास जी अपने दिल पर पत्थर रख कर उन्हें जाने दिया। रामकली जी सोचती थी कि कितने अरमान थे अपने पोते और पोता बहू से, लेकिन सब अरमान टूट गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका पोता अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और मोहनदास जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय बाद मोहनदास जी और रामकली जी का बहुत दिल करता कि अपने परपोता परपोती को खूब दुलार करें। कभी कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे वहाँ रुककर वापस आ जाते, लेकिन उनका पोता और उनकी पोता बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ रहते थे और उनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मोहनदास जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उस दिन रामकली जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। दादा जी की मृत्यु की खबर सुनते ही अभय तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया। उनकी बहू राखी तो 2-4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस शहर आ गई थी। लेकिन अभय सारी रस्में निपटा कर यह कहकर वापस शहर चला गया कि जल्दी ही दादी को अपने साथ शहर ले जाएगा। एक दिन उनकी सहेली उनका हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में रामकली जी ने उन्हें बताया कि अब उनका पोता उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो उनकी सहेली बोली, अरे रामकली, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले न ले जाता। जीजा जी को मरे कितने दिन बीत गए और आज कल की बहू को भी कहाँ पसंद है। कोई अखबार या टीवी पर न्यूज़ नहीं देखी हो? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। यह बात सुनते ही रामकली जी चौंक गईं, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा पोता ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। रामकली जी ने उनकी बात से इनकार कर दिया, परंतु बेटे की राह देखते देखते 8 महीने बीत गए। अभय उन्हें लेने न आया। अब तो अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब अभय को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर दादी को शहर लाने की बात कही तो राखी अभय से झगड़ा करने लगी कि साफ साफ कह दिया, मुझे परेशानी होगी। लेकिन अभय ने अपनी दादी के लिए शहर में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहां सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने लगी और दिन में रामायण पढ़ लेती या फिर अपनी हम उम्र महिलाओं के साथ समय बिता लेती थी। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्ध आश्रम गए 2 साल बीत चुके थे। इस दौरान अभय मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम में बिजी होने के कारण 3 महीने बीत गए थे। वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। वह अभी यही सब सोच रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, दादी कैसी हैं आप? अभय ने अपनी दादी के पैर छूते हुए कहा तो पोता का चेहरा देखते ही रामकली जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। फिर सब कुछ भूलकर पोते को गले लगाकर आशीर्वाद देने लगी।
अभय उनका सामान गाड़ी में रखकर अपने साथ बिठाकर उन्हें अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उनकी बहू राखी ने दरवाज़ा खोला। आज राखी ने अभय के कहने पर कंपनी से छुट्टी ली थी। अपनी दादी सास को अपने सामने देखकर उसने ना चाहते हुए उनके पैर छुए। अभय उनका सामान अंदर रखने लगा और रामकली अपनी पोता बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। अंदर आकर बैठी। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही हैं? रामकली जी का 4 साल का परपोता बोला। तभी शरारत करते हुए उसके सिर पर एक टीप मारते हुए उसकी बहन बोली, अरे देख तो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से अभय आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी परदादी हैं। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने परपोता परपोती से मिलकर रामकली जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड़ दुलार किया और परपोते को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसते बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर राखी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी दादी सास के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर दादी को वृद्ध आश्रम से लेकर आना इतना ज़रूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए, जहां मेरे सिर पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी उन्हें। रामकली जी अपनी पोता बहू का स्वभाव जानती थी। राखी का गुस्से से भरा चेहरा उनकी नाराज़गी साफ साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी परदादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, ज़रूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। तो अभय बोला, बच्चों, अपनी परदादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी ज़रूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया तो रामकली जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। तभी अभय भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। राखी रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी रामकली जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो अब कोई शिकायत नहीं। दादी माँ की यह बात सुनकर अभय की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छुपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े मन से खाना खा रहे थे, लेकिन क्रिस यानी उनका पर पोते ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। यह देखकर रामकली जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी
खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी। तभी अभय बोला, दादी माँ, क्रिस के लीवर में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण उसे अक्सर पेट में जलन होती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या। दिखाया था दादी, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए अभय चिंतित हो उठा। रात के समय रामकली जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले रामकली जी ने उन्हें राम जी की कहानी सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। रामकली जी को अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब राखी उठी तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए सैंडविच बनाने के लिए रसोई घर की ओर भागी भागी गई। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी दादी सास ने सुबह सुबह छोले की सब्जी और पूड़ी बना दिया था। यह देखकर राखी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु तभी रामकली जी के प्यार भरे शब्दों में उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई राखी बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफ़िन तैयार कर दिए हैं। चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो कंपनी जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए राखी ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर राखी हैरान रह गई थी। कंपनी में लंच टाइम हुआ तो राखी ने अपना लंच बॉक्स खोला, लेकिन उसके लंच बॉक्स को देखते ही उसके साथ काम करने वाले हैरान रह गए और बोले, कमाल है राखी, आज तुम मैगी या खिचड़ी के बजाय छोला पूड़ी लेकर आई हो और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। तुम्हारे खाने में इतना बदलाव कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी राखी बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी दादी सास हमारे घर रहने आई है। यह सब उन्होंने ही बनाया है। राखी और उसके सहकर्मियों ने छोले की सब्जी और पूड़ी को बड़े चाव से खाया और सब तारीफ करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब राखी और अभय घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। राखी के आते ही सौम्या बोली, मम्मी आज स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। आज रोज़ मैगी और खिचड़ी खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर क्रिस ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैं भी अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म किया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्रिस की तबीयत में सुधार जानकर राखी और अभय खुश हो गए। तभी रामकली जी क्रिस को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख अभय बहुत खुश था। रामकली जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के स्नैक्स और न जाने क्या क्या लाते रहते थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही पापड़, नमक पारे और भी कई चीज़ें बनाकर रख दी। दादी के बने स्नैक्स के आगे बच्चों को दुकान की चीज़ें बेकार लगने लगी थी और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर दादी सास के आने से राखी
को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों की स्कूल से आने के बाद रामकली जी उनकी खूब देखभाल करती, गर्मा गर्म खाना बना कर खिलाती। अब घर में बना बनाया खाना नहीं आता था। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे और बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी और मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ पार्क में जाने लगे। हैरानी की बात तो यह थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई पार्क भी है। राखी और अभय के पास तो समय ही नहीं था उन्हें पार्क ले जाएं, लेकिन दादी के साथ दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात राखी पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो रामकली जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानी सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर राखी बहुत हैरान हुई। रामकली जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा उन्हें आती थी और यह बात अभय जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि राखी बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करने के लिए अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा गंदा रहता था, घर की एक एक चीज़ बड़े अच्छे से रखी होती थी। घर में आते ही राखी और अभय को एक खुशी और सुकून आने लगा था। राखी तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अपनी दादी सास के लिए उसके मन में एक अपनापन और प्यार उमड़ने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद राखी सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते। सारा दिन काम करते करते दादी सास थक जाती होगी, यह सोचकर रात का खाना भी राखी बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी दादी सास को बिठाकर खिलाती थी। 2 महीने होने को आया था, तभी एक दिन वृद्ध आश्रम से भी फ़ोन आ गया। अभय जी, वृद्ध आश्रम की मरम्मत हो गई है, अब आप अपनी दादी माँ को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही अभय चौंक गया। इस 2 महीने के समय में भूल गया था कि वह अपनी दादी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर ले आया है, लेकिन दादी को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने राखी से दादी माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो राखी भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या दादी भी यहाँ जाना चाहती हैं? तो अभय ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही दादी माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर राखी आंखें तिरछी कर अभय को देखने लगी, लेकिन अब अभय ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन राखी की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन भी राखी कंपनी से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे
परेशानी की हालत में देखकर रामकली जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, परेशान होते हुए रामकली जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो रामकली जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई। राखी का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक अभय भी घर लौट चुका था, लेकिन राखी को क्या परेशानी है रामकली जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद अभय राखी के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी दादी को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तब राखी अपनी दादी सास से कहती है, दादी माँ, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब माँ के रूप में मुझे आप मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी पोता बहू के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर रामकली जी भी भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राखी बोली, दादी माँ, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस जीवन के भाग दौड़ में आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला। दादी माँ, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक रेसिपी बनानी सीखनी है। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी दादी सास के गले में बाहों का घेरा कर दिया और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? रामकली जी ने उसे प्यार से झाड़ते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे, अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ के टांगों से कस कर लिपट गए। फिर हंसते हुए बोले, जाना भी चाहेंगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से सभी हंसने लगे। अब रामकली जी अपने पोता और पोता बहू के साथ ही रहने लगी। अब उन्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।